नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। युवाओं को भविष्य की राह से रूबरू कराते कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। युवा जीवन नई संभावनाओं, ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति सपने देखता है, अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयत्न एवं संघर्ष करता है। ये संघर्ष जीवन में उसे उसके लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। संघर्ष को ही जीवन का असली सार कहा गया है। इसे जीतना खुशी होती है और हारना अपने आप में एक अनुभव। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते जाते हैं और आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हमें मिलती है अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के कारण। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बिलासपुर से रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता जी है। सुभाष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर सुभाष, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की और रोजगार संभावनाओं की, तो शुरुआत जो मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल जो है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत सा आपका जो समय है वो बच्चों के साथ बीता है, उनको अध्यापन का आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है। किन बातों को हम विशेष तौर पर ध्यान दें जिससे कि हम अपने जो करियर है उसमें जो अपना गोल हमने निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, संभावनाएं और यूथ है और साथ में कैसे उसको चूज़ करना है, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आप खुद, यानी कि जो कैंडिडेट है वो खुद, ही इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जी। और वो इंसान, जो भी बच्चा है, इंसान है, उसके लिए वही ज़रूरी है। You are important for yourself और nobody else is important। इवन आपके टीचर बहुत अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आपने एक कैरियर बनाना है तो उसके लिए आप ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने को पहचानिए, अपने में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या करते हैं, आपके शौक़ क्या हैं, और इन सब चीज़ों का जब ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद अपना एक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अब लक्ष्य में क्या आता है तो उसमें हम ये बताएंगे कि एक तो मैंने जैसे कहा कि आप ज़रूरी हैं, यानी कि इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है, उसके कैपेबिलिटीज़ की क्षमताएं क्या क्या हैं जी, है ना। और साथ में अब कैरियर जो की शुरुआत होती है वो होती है 10th के बाद, 8th 10th के बाद जो है कैरियर को चूज़ करना होता है। आपने साइंस में जाना है, आपने ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, आपने कॉमर्स में जाना है, या आप गायक बहुत अच्छे हैं, या आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो उस वहाँ पे आपका डिसीज़न आता है। लेकिन उस डिसीज़न को लेने में थोड़ा सी मुश्किलें आती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मेरी राय है वो 8th या 10th में जब बच्चा आता है तो अपने को देखें कि मैंने क्या किया हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप उस बेस पे, अगर आपके देखिए, अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो यू आर फिट फॉर ह्यूमैनिटीज़। इसी तरीके से अगर साइंस में आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो ये जो है ना, ये वहाँ पे डिसीज़न आता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, अब साइंस में भी, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है जी। अब अगर आप हो बाई चांस जो है बायोलॉजी अच्छा लगता है तो यू गो फॉर मेडिकल साइड, और अगर आपको मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छा, तो यू गो फॉर नॉन मेडिकल साइड। तो वो एक, और उसमें जो है डिसीजन लेने में एक तो इम्पॉर्टेंट है, पहले अपने को पहचानिए। नंबर 2, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है 8th 10th में, 9th 10th में, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आ जाती है कि आपका जो है परफॉर्मेंस आगे, आपका शौक़ भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, और फिर आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, दे में एक्ट एज मेंटर्स। उनसे सलाह मशवरा करके आप अपने कैरियर के वो जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं जी। अब आपने वो चूज़ तो कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मैंने ये करना है,
सपोज आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं और इवन फॉर दैट मैटर आर्मी साइड में जाना चाहते हैं जी। ये 10th के बाद ही आजकल अग्निपथ, अग्निवीर और इसी तरह शोल्जर सिपाही की यानी कि आर्मी में है, तो वहाँ पर आपकी संभावना है यू कैन गो फॉर द आर्मी ऑल्सो। और वहाँ पे सोल्जर है, गनमैन है, राइफलमैन है एंड सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आर्मी। जी। हाँ, ये लोअर स्केल पे बता रहा हूँ मैं। अगर आप +2 के बाद जाना चाहें तो फिर थोड़ा सा दूसरा रह जाता है। तो अब +2 के बाद आप NDA में जा सकते हैं जी। या फिर एक ग्रेजुएशन लेवल का है वो CDS में जा सकते हैं, तो वो एक संभावना बनती जाती है। बट ऑल द सेम पहले जो हम बात चली है कि 10th के बाद आपने +1 में क्या साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स लेना है तो आप लेके और फिर उसके बाद अब आपने जब ये कर लिया तो एक बात आप जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, बुक्स तो देखिए उसकी कैसी हैं जी। +1 +2 की बुक्स कैसी हैं, क्या क्या पढ़ना है आपने, क्या आप कर सकते हो उसको कि नहीं, वो चीज़ भी ज़रूरी है। और फिर टाइमली मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो सिलेबस है +1 +2 का वो टाइमली ख़त्म होना चाहिए। जी। यानी कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो वो +1 और +2 का जब कंबाइंड हो जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। जी। तो उसके लिए आपको रिपीटेड रिवीजन चाहिए, यानी कि एक टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल में के साथ साथ आपको बुक्स भी देखना है, जो हेल्प मटेरियल है उसको भी आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें चल के जब आप उस मुकाम की ओर चलेंगे ना तब फिर आपको थोड़ा सा और फिर अब वो क्योंकि एंट्रेंस लेवल जो है वो ज़्यादातर +2 के बाद है। जी। अब +2 के बाद आप या तो मेडिकल साइड में जाएंगे या इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे या कॉमर्स साइड में जाएंगे, जी। है ना। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मेडिकल में कैसे जाएंगे जी। ना। मेडिकल के लिए जाने के लिए आप +1 में ही आपने वो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे, लेकिन आपको सही कोचिंग भी मिलना चाहिए, सही आपका अध्ययन भी होना चाहिए और साथ में +1 जो जैसे आपका यानी कि दिसंबर तक आई शुड फील दैट सिलेबस ख़त्म होना चाहिए जी। +1 का, है ना। फिर +1 का फिर रिवीजन होना है। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आप उसमें शायद थोड़ा सक्सेस पाने में दिक्कत आ जाती है। तो इन बातों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, अपनी क्षमताओं को समझ सकते हैं जी। और किस चीज़ में हमारी जो है कैपेसिटी है, क्या हम बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर हमें मेडिकल लाइन में जाना है तो क्या हमें मेडिकल में रुचि है, हमें इंटरेस्ट है, तो वो हमें 8th ऑनवर्ड्स ही देखने की ज़रूरत है। इस तरह से मुझे लगता है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को शायद हम अच्छे से निखार सकते हैं। और किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा निखारने में, ताकि हम जो है वो सही से डिसाइड कर सकें कि आखिर हमें क्या चूज़ करना है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चों को ये डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है कि आखिर हम अपना गोल क्या रखें, क्या हम निर्धारित करें। कई बार हम सोसाइटी के प्रेशर में किसी तरह का गोल जो है वो निर्धारित कर लेते हैं, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, या फिर किसी भी तरह के अपने फ्रेंड सर्कल का प्रेशर रहता है। तो ऐसे में एज अ टीचर आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या कुछ बच्चों को और ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे वो सही जो गोल है उसे निर्धारित करें? इसमें मैं आपसे एक ही बात कहूँगा। जी। सबसे पहले आपका चॉइस हो गया। चॉइस जो मैंने बताया कि आप बुक्स वगैरह देखिएगा, हाँ, और अपने सीनियर्स हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा। और साथ में यह है कि टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है। आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए जी, है ना। और फिर रिवीजन अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन रिपीटेड टेस्ट और रिवीजन जो है वो बहुत ही आवश्यक जी। अब आप जब ऐसा कर लेते हैं, यानी कि +1 कर लेते हैं और फिर उसके बाद +2 में आते हैं, +2 में क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर। प्रेशर काहे का पड़ता है? +1 का प्रेशर पड़ता है कि मेरे अभी +2 चल रहा है, अब +1 का प्रेशर आ गया है, +1 का भी एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं जी, वो मेडिकल में अगर एंट्रेंस लेना है आपने तो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं नीट शॉर्ट में,
जी। और इंजीनियरिंग में जाना है तो जूनियर इंजीनियरिंग टेस्ट, जी। जॉइंट इंजीनियरिंग टेस्ट होता है फॉर जी। एडमिशन टू IITs, NITs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स जो जी। भी इंजीनियरिंग के हैं। तो जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और साथ में आपने ये भी देखना है कि आप जो पिछले साल के पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी देखना है। यहाँ पर प्रेशर दो तरह का रहता है, एक होता है बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रेशर, एक होता है जो एंट्रेंस लेवल का पेपर। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है और उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 3-4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए जी। और जब +2 का सिलेबस जब दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने कहा आपका सिलेबस दिसंबर में ख़त्म होना चाहिए जी। तो उसके बाद जो है आपको क्या है, रिपीटेड टेस्ट देंगे। रिपीटेड टेस्ट अगर आप अपने आप लेते हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस रहती है आपकी, हाँ, पहले तो इंडिविजुअल मतलब दो चैप्टर्स का ले लिया और फिर बाद में जो है कंबाइंड टेस्ट जब होगा तो फिर बच्चे थोड़े प्रेशर में आते हैं कि +1 वाला हम कैसे मैनेज करेंगे जी, है ना, या सिलेबस इतना जा, बिकॉज जो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जाम, चाहे नीट का है या JEE का है, डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी। दुनिया में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है IAS का, दूसरा शायद ये होते हैं JEE का और नीट का। तो ये जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब वो बच्चा जो है ना, वो कहते हैं इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया, अब इसमें कैसे करेंगे। तो उसका एक तरीका ये है कि जो आपको मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है उसको आप एक जो है ना ऑन पर्टिकुलर डे फिक्स कि आज मैंने ये करना है। स्ट्रेस कम करने का एक ही साधन है और वो साधन है आपको पढ़ाई करके। जब आप उस चैप्टर को एक दिन फिक्स करेंगे, मैंने आज यही पढ़ना है, यू विल फाइंड दैट चैप्टर टू बी मोस्ट ईजी और आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा कि मैंने यार जो मेरे को सबसे मुश्किल लग रहा था आज वो सबसे आसान है। तो कहने का मतलब यह है, जो हम शुरू से अगर चले कि भाई हाँ जी पहले चॉइस कर लिया, फिर टाइम टेबल बन गया और साथ में यह है कि पीरियोडिक टेस्ट हो गए, अगर आप उनको क्वालिफाई कर पाते हैं या कुछ कर पाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। पर लेकिन ये भी है कि सभी क्वालिफाई नहीं होते, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये टेस्ट देते हैं, नीट का देते हैं या JEE का देते हैं, तो मेडिकल में बहुत सारी संभावना है। पहली तो बात है अगर आपका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, और अगर नहीं भी होता तो देयर आर अदर ऑप्शंस मेडिकल में जी। जैसे पहली ऑप्शन है कि आयुर्वेदा में है, होम्योपैथिक में है, BAMS है, GAMS है, इस तरह के कोर्सेज हैं। देन और पैरेलल कोर्सेज बहुत सारे हैं। आर्मी में जैसे मैंने बताया था NDA वाला है, वो +2 के बाद होता है। फिर उसके आगे जो है अगर आपको ये जो NDA वाला हो गया, उसके बाद जो है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और क्या कहते हैं कोर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। बहुत सी ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस जो कि आप यू मे ट्राई। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो अपना एक टेस्ट रहती, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो है +2 के बाद बच्चा बैठता है। देन दे हैव नंबर ऑफ सच ऑप्शंस, यू कैन गो टू ऑनर स्कूल, यू कैन गो टू बायोफिजिक्स, यू कैन गो टू बायोकेमिस्ट्री और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बॉटनी, जूलॉजी, इसमें भी जा सकते हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वो चॉइस लिया है, अगर नहीं सक्सेस मिलती तब भी कोई परेशान होने की कोई बात जी। और वो पहले सेकंड ऑप्शन है और उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी रहती है, वो हम आगे चल के बात कर लेते हैं। पर जैसे मेडिकल कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में जो है हमारी संभावनाएं क्या क्या, वो तो सभी को मालूम है कि अच्छा हिमाचल में ही लगभग 850 के करीब सीट्स हैं MBBS में,
अच्छा, सपोज वहाँ पे नहीं होता तो यू कैन गो टू फॉर प्योर साइंसेस, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं आप। जी, आपको अपना जो माइंड सेटअप है वो सेकंड ऑप्शन के लिए हमेशा रेडी रखना है। यस, उससे परेशानी नहीं होगी, उससे आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। यस, जो आपका मेंटल लेवल है वो हमेशा स्टेबल रहेगा और एक पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में आपकी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय में जब आप अपना गोल निर्धारित कर लेते हैं तो जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे और आप उसके साथ आगे बढ़े। देखिए, ये बहुत आपने ठीक कहा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में जब आप गोल एक निर्धारक मैंने बनना है, और साथ में एक और चीज़ जो मैं हमेशा ये बच्चों से भी बात करते हैं कि जो भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, उससे भी प्रे करो जी। यू मस्ट, और वो जो है वो आपके हेल्प करेगा, लेकिन अकेला ईश्वर भी नहीं करता है, साथ में आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता रिगार्डिंग गॉड, बट देन वो जो कॉन्फिडेंस साथ चलता है आपके, वो बहुत ज़रूरी होता है जी। इसी तरीके से इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग में भी आपका जो है जी वाला जो मैंने आपको बताया, जी में आपके जो है IITs हैं, बेस्ट कैरियर्स अवेलेबल। हाँ, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी आप, हमारे पास लगभग 23,000 सीटें हैं इंडिया में जी, जो NITs की है। इसी तरह IIIT का भी है। तो n नंबर ऑफ संभावनाएं जो है इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग में आफ्टर +2। जी सर, अगर +2 के बाद की हम बात करें, अगर हमारे जो हैं ग्रेजुएशन की बात करें, उस समय में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अवसर हमें मिल सकते हैं, किस तरह से हम अपना गोल है, अगर अब तक हमने निर्धारित नहीं किया है, +2 भी हम पास कर चुके हैं, ऐसे में अब लगता है कि अब हमें कुछ निर्धारित करना है, तो क्या कुछ ऑप्शंस रहती हैं? देखिए, एक बात मैं आपसे बड़े स्पष्ट तौर पे बताऊं, जब आप +2 कर लिया ना अगर आपने, और इंजीनियरिंग साइड या मेडिकल साइड से आपने तैयारी की, तो आपको एक तो संघर्ष करने की आदत बन जाती है, ठीक है, और इसी तरह कॉमर्स का भी है। तो अब फिर आपका आ गया BA BSc वाला, उसमें जो BA BSc के बाद जो है आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, CDS में आर्मी में जा सकते हैं आप, और ये आपका जो है MA MSc पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं जी। फिर एक इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं गेट, ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। हाँ, उसमें आप अपीयर हो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, उससे एडमिशन मिल जाता है। एक और होता है कंबाइंड लीगल एडमिशन टेस्ट, नोन एज CLAT, क्लैट, यानी कि आप लीगल साइड में उधर में जा सकते हैं उसमें जी। तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर BA BSc जी, एंड अबव ऑल आप डिफरेंट सेक्टर्स में MA MSc में भी जा सकते हैं, वो तो एक ऑप्शन रहता ही है जी, है ना। तो उसके लिए आप जाइएगा MA MSc के लिए, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगेन यू हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। MA MSc कर लिया, उसके बाद आप यू अपीयर फॉर टेस्ट नोन एज सेट, है ना। एक नेट होता है, एक सेट होता है, और नेशनल लेवल पे फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको मेहनत और संघर्ष की, जैसे आपने कहा कि इस समय तक आप ये जान चुके होते हो कि आप जो है संघर्ष के बल पर ही आगे बढ़ सकते हो। सर, अगर हम वर्तमान समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो आज के समय में और बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे सामने हैं जो वर्तमान समय में हम जिनके बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कि क्या क्या आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, एक तो है ना जो ट्रेडिशनल हमने बात कर ली, दूसरे आते हैं आपके पास जो आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, डाटा ऑपरेटर्स का है, डाटा एनालिसिस का है, देन एनवायरमेंटल कंसर्न्स का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, उसमें भी ये ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे शुरू हो चुके हैं। देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, और फिर एक साइबर सिक्योरिटी वाला भी आता है जी। हाँ, जैसे
डिजिटल जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं जी उसके बारे में जो है आपको जानकारी, यानी कि हाउ टू डिटेक्ट दैट ऑनलाइन जो है सारा कुछ। वी हैव सर्टेन साइबर सेल्स आल्सो, तो इस तरह से वो लोग जो हैं इसमें भी काम कर रहे हैं। सस्टेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स का है, देन क्लीनर टेक्नोलॉजी का है, सोलर एनर्जी इंजीनियर्स का भी है। सोलर एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं कुछ जो आजकल जो आपके सोलर गीज़र चल रहे हैं या दूसरे पैनल लगा रहे हैं, है ना। जी तो अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शंस को नहीं लेना चाहते हैं तो आज के समय में बहुत सारी हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। और ऑप्शंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं और जिन्हें हम एज अ गोल रख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने गोल निर्धारित करने की बात कही, एक जो बच्चा है जब वो अपना गोल जो है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर देता है तो कितना ज़रूरी है उसके लिए उस गोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना, जो भी उसने करियर प्लान किया है उसके बारे में पूरी जानकारी होना, तभी मुझे लगता है कि उससे जो है वो प्राप्त कर सकता है और जो चीज़ें वो चाहता है उस करियर से वो उसे मिल सकती हैं। अच्छा, तो उसके लिए तो एक तो मैंने जैसे बताया ना कि हमारे पास 2-3 स्टेजेस है। नंबर 1 स्टेज इज जो 8th 10th के बाद, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल +2 के बाद जो है ना, आपको फिर से आपको रिव्यू करना है कि मैंने क्या सोचा था, मैं कहाँ पहुँचा हूँ। जब आपने उसको रिव्यू कर लिया फिर आप आगे का गोल निर्धारित करेंगे जहाँ आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में भी फॉर मेडिकल और फॉर इंजीनियरिंग और फॉर अदर कोर्सेज, जो मैंने क्लैट वगैरह की बात की आपके पास आपके साथ, है ना। तो एक कैट का भी है, MBA का भी है, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टेस्ट फॉर वेरी गुड कैरियर फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो MBA नाम से जाने जाती है डिग्री, है ना। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, दे कैन प्रोवाइड सच। पर आपका जो सवाल था अभी का उसके बारे में नॉलेज कैसे, नॉलेज जो है वो आजकल नंबर 1, एक तो सभी के पास मोबाइल है, वी नॉर्मली ऑपरेट दैट वन, जस्ट आस्क दैट वन। ओ आप गूगल में सर्च मारिए, यू विल गेट एवरी सोशल मीडिया जो है हमें बहुत अच्छी जानकारी है। बट अगर इसका कंस्ट्रक्टिव यूज होता है, आई थिंक नथिंग लाइक इट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इवन आपको जो है सारे फॉर्म भरने में या दूसरी चीज़, आजकल के बच्चे हैं इस तरह, बट इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट इट शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और फिर आपको देखो, जिंदगी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिंदगी जी के आती है इसी तरह पढ़ाई करने से आएगी। आप सिंपल ये सोचे कि मैंने ऑनलाइन देख लिया वो हो गया, इट इज नॉट दैट। You have to study offline. You have to use your intention. You have to use your brain. Then only you will acquire knowledge. अगर आपने स्ट्रेस भी कम करना है अपना, मैं एक बात और भी समझाता हूँ सभी को, कहता हूँ स्ट्रेस भी कम करना है तो आप उस चैप्टर को पढ़िए, आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो कभी स्ट्रेस कम नहीं होगा। तो you have plenty of information. You have books available with us, है ना। और ये आई थिंक गूगल से सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अपने को जो भी करना है, एंड देन बेस्ट पॉसिबल। लेकिन होगा क्या, पढ़ाई करके होगा, एंड रूटीन में और सिस्टमेटिक पढ़ाई। तीसरी बात ये है कि आपका टाइमली मैनेजमेंट जो है सिलेबस का वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। कंफ्यूजन बढ़ने से क्या होता है कि वो आप परेशान होते हैं, तो जितना आपने आगे पढ़ना वो भी ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को समझें, मेहनत को भी समझें कि मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें करियर संबंधी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता जी, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मेहनत और अपनी क्षमताओं के दम पर। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।